बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाउंटेन हाउस फारुखाबाद के विज़िट के हवाले से, फ़िश फेस्टिवल के हवाले से हम पहले पार्ट में बहुत कुछ बता चुके हैं। आज दूसरे पार्ट में भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम वहाँ पे गए, जैसा कि बताया कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के बाद फिर हमने अपना विज़िट किया। जिस जगह पर हम बैठे हुए थे, जैसा कि आपको बताया कि कोयले की, लकड़ी के कोयले की अंगीठियाँ दहक रही थीं। शदीद सर्दी में इस कमरे के अंदर मौसम काफ़ी बेहतर था, बड़ा खुशगवार था। जैसे ही बाहर निकले फिर उसी तरह से ठंड सर्दी लगने लगी। इस कमरे के बिल्कुल सामने तालाब के साथ ही 5-6 कमरे नज़र आए। इनको मेंबर रूम कहा जाता है। मेंबर रूम ये छोटे छोटे कमरे, एक बेड में आ सकता है या 2 आ सकते हैं। तो वो बताया गया कि ये मेंबरान के लिए कमरे शुरू में बनाए गए थे। मेंबर मतलब ये है कि वो खसूसी अफराद जिनको वहाँ पे इलाज के लिए, तरबियत के लिए रखा जाता है। तो एक कमरे में एक रहता होगा या फिर 2 रहते होंगे। 5-6 कमरे एक दूसरे के साथ साथ बनाए गए हैं, लेकिन आजकल इनमें मेंबरान नहीं रहते, बल्कि इंतज़ामिया के इस्तेमाल में ये कमरे आ रहे हैं। इंतज़ामिया से ये मतलब है कि वो गार्ड हो गए। हमारे साथ मैनेजर मार्केटिंग बाहर आए। तो इन कमरों के बाद एक बड़ी बिल्डिंग है जिसको सआदत ब्लॉक का नाम दिया गया है। ये सआदत कौन है? ये वही शख्स हैं जो वहाँ पे हमें मिले थे। उनसे भी आपका तारुफ करवाते हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। ये हर फेस्टिवल पर लाहौर से जाते हैं। लाहौर में ये बाकायदा फाउंटेन हाउस में आते रहते हैं, हर रोज़ आते हैं। वहाँ पे ये इन लोगों का, इन मरीज़ों का, इन खसूसी लोगों का नाश्ता तैयार करवाते हैं, नाश्ता उनको खिलाते हैं। तो उसके बाद भी वहीं पे ये रहते हैं। ये एक अरसा से फाउंटेन हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हैं। पहले इनके साथ होने वाली गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे विज़िट करने के लिए इस बिल्डिंग का, सआदत ब्लॉक जिसका नाम है, जो इन बाबा जी ने बनवाई हुई है। आइए इनकी और मैनेजर मार्केटिंग की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। इसमें 6:45 फाउंटेन हाउस आते हैं और नाश्ता अपने हाथ से मरीजों को करवाते हैं और फिर सफाई सुथराई का हर चीज का ये ख्याल रखते हैं। और ये रहते हैं? नहीं रहते नहीं है, ये लाहौर में होता है, लेकिन लाहौर सेंटर में जो है 7:45 बजे नाश्ता खुद करवाते हैं और डेली बेसिस पे आते हैं। इवन कोरोना के अंदर भी जो है मैंने देखा कि इन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की और डेली बेसिस पे ये आते रहे और मेंबर्स को एक्सरसाइज भी करवाते हैं। जी, कब से मुंसलिक हैं आप इस अदारे के साथ? मैं सर जो है 2000 अच्छा सर, ये कैसे आया आपके ज़हन में कि आप अपने हाथों से जाके इन लोगों को नाश्ता? लेकिन ये है कि आई हैव ए अफिनिटी। अभी अगर कोई मुझे बोलता है तो मैं अगर लफ्ज़ अफिनिटी कहूँगा मैं, मैं ये आप देख लें कि मेरा जो है ना डिफरेंस ये, मुझे इनको गले लगाना जो है ना बिल्कुल इंटेंजिबल जो है ना ये है कि आप कहनो आपके हवा से खमसा के हाथ से भी नहीं आती है, लेकिन वो है अनटचेबल। बुनियादी तौर पे तलक आपका मैं भी फार्मास्यूटिकल में सर्व फाइजर फॉर 35 इयर्स। 98 में रिटायर हुआ और फिर मैंने नौकरी में इनकी ये थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद हम फिर इस कमरे से बाहर निकलते हैं। मेंबरान के हवाले से आपको बता दिया कि उसका विज़िट किया। उसके साथ फिर हम इस ब्लॉक में जाते हैं जो सादत साहब की तरफ से बनाया गया है। इन्होंने भी उसमें सरमायाकारी की और इनकी अहलिया ने भी उनमें डोनेशन दिया। और इसी बिल्डिंग के अंदर एक कमरा है जो मुनीब इकबाल के नाम से है, और इसके साथ साथ एक कमरा उनकी वालदा अल्लामा इकबाल की बहू उनके नाम से भी है। इस ब्लॉक के अंदर इन कमरों के अखराजात और लोगों के भी कमरे यहाँ पे बनाए गए हैं। उनके सारे के सारे अखराजात यही लोग बर्दाश्त करते हैं जिनके नाम से ये कमरे बनाए गए हैं। तो इस कमरे में ज़रा आइए, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि किस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट आपके सामने है, किस तरह से पेंटिंग की गई है। और ये सारा कुछ कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि यही जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपना इलाज करवा रहे हैं, इनकी तरफ से ये बनाए गए हैं। इस कमरे की विज़िट के दौरान भी हमें ब्रीफिंग के दौरान यही कुछ बताया गया। ज़रा आप भी मुलाहिज़ा कीजिए कि
इन आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? अभी आपने पैकेजेस फाउंडेशन का नाम लिया है कि बड़ी कंपनीज हैं जो लाहौर की, वो हमें सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ कराची के लोग हैं। ओवरऑल हमारी जितनी भी फंडिंग है वो पाकिस्तान से ही है, बाहर से बिल्कुल नहीं है फंडिंग हमारी अभी। हाँ, इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह बाहर जाएंगे। और एक पहला विज़िट डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब ने किया न्यूयॉर्क, वहाँ पे सेंट लुइस में, और वहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ से इस बार एक छोटी सी अमाउंट आई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर फ्यूचर सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है इस तरह से फंडिंग नहीं हो रही कि हम इस प्रोजेक्ट को एक बड़े लेवल पे और पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में हम फाउंटेन हाउस एक बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर अमजद साकिब साहब का विजन है कि वो कहते हैं कि इस तरह के इदारे हर शहर के अंदर होने चाहिए। अच्छा, ये इनके बारे में ज़रा बताइए। ये बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट है हमारा, और यहाँ पे मेंबर्स आते हैं। इनके डिफरेंट टाइमिंग में इनकी क्लासेस होती हैं, और उनको यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग को वो तमाम एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। बेसिक मकसद हमारा यही होता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मसरूफ़ रखा जाए, ताकि इनके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करके हम इन्हें पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ। और ये जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं रॉ मटीरियल से बनी हुई, ये सारी की सारी हमारे पेशेंट्स के हाथ की हैं, मेंबर्स के हाथ की। हम मेंबर्स कॉल करते हैं अपने पेशेंट को, ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह ना हो, और एज अ फैमिली मेंबर ही हम उन्हें लेकर चले। आप देखें कि हमने कैटेगराइज इस तरह से किया हुआ है कि हमारे जो बोर्ड मेंबर हैं वो हमारे एग्जेक्टिव मेंबर हैं, और हमारे जो स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो भी मेंबर्स हैं, और इसके बाद हमारे जो पेशेंट है वो हमारे मेंबर हैं, यानी कि सारे एक ही लेवल पे। अच्छा, ये सारी आपके मेंबर्स की बनी हुई है हाथ से? जी। तो ये आपने ज़रा देखें कि यहाँ पे जो इनको मेंबर कहते हैं, जहाँ पे जिनको रखा जाता है नफ्सियाती मरीज़, और आपने ये देख लिया किस तरीके से इन्होंने खूबसूरत किस्म की ये चीज़ें बनाई हुई हैं। क्या ये नॉर्मल आदमी जिनको आप कहते हैं कि अब नॉर्मल हैं, क्या अब नॉर्मल आदमी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं? क्या ज़बरदस्त है सारी की सारी। इसके बाद हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इसी ब्लॉक का ये दूसरा कमरा है, जहाँ पे खसूसी अफराद को रखा गया है। इनमें बच्चे भी हैं, इनमें जवान भी हैं, और इनमें कुछ उम्र रसीदा भी हैं। इनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या कहते हैं। इस बच्चे से मिले ये बच्चा हमारे पास इधर आगे भाई, हमारे पास जो है यहाँ काम करते हैं। बकरे एक बकरी रखी हुई है, उसको संभालते हैं। मेरा नाम तुफैल हबीब। अच्छा, तो फैल कहाँ के रहने वाले हैं हबीब मैं साहब? पेशावर का रहने वाला। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? बस मेरी कुछ दुकान थी। अच्छा, जी हाँ, टैंकों की, फिर ये पानी वाली टैंकों की। अच्छा। वो टैंकियाँ नहीं होती पानी, तो पानी बच्चे कितने आपके? बच्चे एक बच्चा है मेरा जी। अच्छा, वो क्या करता है? वो पहली जुमात में पढ़ रहा है। अच्छा, पहली जमात में पढ़ रहा है। जी हाँ, पहली जुमात। अच्छा, ठीक है। तो कारोबार कैसा चल रहा था आपका? कारोबार अच्छा चल रहा है जी। अच्छा, कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं 10वीं जमात तक पढ़ा। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मनास नाज, कहाँ से आए हो? लाहौर से सर। लाहौर से, ठीक है। लाहौर से अच्छा, क्या करते हैं? रोटी। अच्छा, नाम क्या है आपका? असद। ठीक है। मोहम्मद अली है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं? मैं यहाँ पे खाना खिलाता हूँ मेरे को। अच्छा, ठीक है। खुद भी खाते हैं? खुद भी खाता हूँ। शाबाश। इस विज़िट के दूसरे हिस्से के इख्तिताम पर मैं आपके सामने एक किताब का एक इक़्तिबास रखना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है 4 आदमी। ये लिखी है अमजद साकिब साहब ने। इसमें उन्होंने 4 अफराद का जिक्र किया है। एक तो उन्होंने ज़िक्र किया है गंगाराम का, दूसरा इन्होंने ज़िक्र किया है अब्दुल रशीद साहब का, और तीसरा इन्होंने ज़िक्र किया है मलिक मिराज खालद का। मलिक मिराज खालद पंजाब के वज़ीर आला रहे, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी वो रहे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी हुआ करते थे। तो वो स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं।
تو انہوں نے 3 افراد کا ذکر کیا اور چوتھے 4 آدمیوں میں خود امجد ثاقب صاحب ہیں۔ چودھری رشید یہ کون تھے؟ یہ فاؤنٹین ہاؤس کی ابتدا کرنے والے شخص ہیں جنہوں نے پاکستان میں فاؤنٹین ہاؤس کا پودا لگایا، اس کی آبیاری کی۔ فاؤنٹین ہاؤس کے لیے ان کو ایک بلڈنگ کی ضرورت تھی۔ وہ بلڈنگ ان کو کہاں سے ملی، کیسے ملی؟ یہ بلڈنگ سر گنگا رام کی طرف سے بنوائی گئی تھی، تعمیر کی گئی تھی۔ تو کن مقاصد کے لیے کی گئی تھی؟ بیواؤں کے لیے، ہندو بیواؤں کے لیے انہوں نے یہ بلڈنگ بنوائی تھی۔ لیکن جب 1947 میں ان کو پاکستان سے جانا پڑا تو ان بیواؤں کو بھی وہیں شفٹ کر دیا گیا جہاں پہ انجینئر گنگا رام گئے تھے۔ یہ وہی گنگا رام ہے جنہوں نے گنگا رام ہاسپٹل بھی بنایا تھا۔ باقی بھی ان کے اس علاقے میں، اس خطے میں، اس شہر میں کئی منصوبے تھے۔ شہر کے باہر بھی بہت کچھ انہوں نے بنوایا۔ انگریز دور میں جو بھی ان سے انسانیت کی خدمت ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی۔ وڈو ہاؤس جہاں پہ بنایا گیا، لیکن جب وڈوز وہاں سے، بیوائیں وہاں سے ہندوستان شفٹ ہو گئیں تو یہ بلڈنگ خالی تھی۔ تو اس بلڈنگ کے خالی ہونے کے حوالے سے اطلاع چودھری رشید صاحب کو بھی پہنچ گئی، جو فاؤنٹین ہاؤس چلا رہے تھے، ان مریضوں کا علاج کر رہے تھے جن کو آج خصوصی افراد کہا جا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہوئے، جو ذہنی الجھنوں میں الجھ کر اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے۔ تو ان کے لیے پھر یہ بلڈنگ ملک معراج خالد نے ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے ملک معراج خالد جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان سے گفتگو کی، رشید چودھری صاحب نے، تو ملک معراج خالد نے یہ بلڈنگ ان کے حوالے کر دی۔ اور یہ وہ پودا ہے کہ جو بڑھتا گیا، پھلتا گیا، پھولتا گیا۔ لاہور میں فاؤنٹین ہاؤس بنا اور اس کے بعد میں فاروق آباد میں، سرگودا میں بنا اور فیصل آباد میں بھی اس کی تعمیر جاری ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس کتاب سے 4 آدمی سے اقتباس رکھتا ہوں۔ وڈو ہاؤس کیسے مارز وجود میں آیا، باقی تو تفصیلات آپ کے سامنے آئندہ بھی آئیں گی، اب بھی رکھ دی گئی ہیں کہ وڈو ہاؤس فاؤنٹین ہاؤس بنا تھا، لیکن وڈو ہاؤس کی ابتدا کیسے ہوئی وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھنا ہے۔ تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی طرف سے اس کتاب میں ایک پوری کہانی گنگا رام صاحب کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اس میں سے تھوڑا سا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 100 سال پہلے تک ہندو معاشرہ کے رسم و رواج بہت عجیب تھے۔ بیوائیں اپنے خامد کی موت کے بعد بے آسرا ہو جاتی ہیں۔ زمانہ قدیم میں انہیں اسی چتا میں زندہ پھینک دیا جاتا جہاں خامد کی لاش جلنے کے لیے رکھی جاتی۔ اسے ستی کرنا کہا کرتے تھے۔ ستی کی یہ رسم رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، لیکن ان عورتوں کی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ خامد کی موت کے بعد انہیں حقارت سے دیکھا جاتا، دوسری شادی کا تو سوال ہی نہ تھا۔ یہ عورتیں موت کی دعا مانگتی، ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے بس میں نہ تھی۔ گنگا رام کے قلب و دماغ میں یہ غم مدتوں پلتا رہا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس معاشرے کے رسوم و رواج اتنے کڑے، ایسے بے رحمانہ کیوں ہیں؟ ایک انسان، ایک عورت یوں تنہا اور بے آسرا ہو جائے، کیا یہ انسانیت کی توہین نہیں؟ اس نے ان خواتین کا دکھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ غم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، کچھ اسے اپنی طاقت بناتے ہیں۔ گنگا رام کا تعلق دوسرے قبیلے سے تھا۔ گنگا رام درد مند ہی نہیں، صاحب عمل بھی تھا۔ اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں 1.5 کروڑ بیوہ عورتیں موجود ہیں، ان میں سے 1 کروڑ ہندو ہیں۔ ایک بڑی تعداد کم عمر بچیوں پہ مشتمل ہے۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ وہ ان کی مدد کیسے کرے۔ پہلا حل تو یہ تھا کہ بچپن کی شادی کا رواج کم کیا جائے، دوسرا حل دوسری شادی کو رواج دینا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دونوں کام کرے گا۔ یوں اس نے 1914 میں بیواؤں کی شادی کے لیے ایک مہم ہندو وڈو ری میرج ایسوسی ایشن کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک انقلاب کی بنیاد تھی۔ گنگا رام کی اولین ترجیح ان کم عمر بیواؤں کی شادی تھی۔ شادی کے بعد جو رخصت ہوئے بغیر بیوہ ہو جاتی، تمام عمر تنہائی کی آگ میں جلا کرتی۔ پہلے برس یعنی 1914 میں ایسوسی ایشن نے 12 شادیاں کروائیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ 1914 میں پورے سال میں پوری کوشش کے باوجود گنگا رام اور ان کی ایسوسی ایشن صرف 12 شادیاں کروانے میں کامیاب ہو سکی، جبکہ اس کے 2 سال کے بعد 1916 صرف 13 شادیاں مزید ہو سکیں، اور اس کے بعد پھر 1920 میں کتنی شادیاں ہوئی ہوں گی؟ 220، اور 1922 میں ان شادیوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر 1932 میں گنگا رام نے اپنا یہ سفر جاری رکھا۔ 1932 میں ان شادیوں کی تعداد
40,000 हो गई थी। गंगाराम ने जो बीज बोया था उसका फल उसको मिल रहा था। उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। इन शादियों के लिए कोई फीस वसूल ना की जाती। फ्री कैन के कवायफ सीगाए राज में रखे जाते। जब भी कोई शादी होती गंगाराम की आंखें मसरत के आंसुओं से भर जाती। एसोसिएशन का काम रफ्ता रफ्ता पूरे बरसगीर में फैल गया। 400 से ज़्यादा शहरों में ज़ैली दफातर बन गए और मकामी अफराद के ज़रिए मासूम और कमसिन बेवाओं के ब्याह होने लगे। दोबारा शादी का ये तसव्वुर इस कदर मकबूल हुआ कि कट्टर हिंदू भी उसकी मुज़ाहमत न कर पाए। इन्हीं बरसों में गंगाराम की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ। इसका ख्याल था कि इन बेवाओं की दुआओं का नतीजा है। जब कभी उन्हें कोई एजाज़ मिलता या कारोबार में मुनाफा होता तो वो कहते कि ये सब इन्हीं बेवाओं के तुफैल है। 1952 में जब उन्हें सर का खिताब मिला तो भी उन्होंने कहा कि मुझे ये एजाज़ इन आंसुओं के तुफैल मिला है जो इन हज़ारों औरतों ने मेरे लिए बहाए हैं। इसी बरस लंदन के मुज़ाफ़ात में उन्हें एक हादसा पेश आया जिसमें गंगाराम की गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई, लेकिन उनको खराश तक ना आई। उनका ये यकीन है कि ये सारा कुछ जो हुआ है उनकी जान जिस तरह से बच गई है ये इन बेवाओं के आंसुओं उनकी दुआओं का नतीजा है। तो नाज़रीन आपके सामने हमने इस विज़िट का दूसरा हिस्सा रख दिया। गंगाराम कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे, रूहानी पेशवा नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिंदू अकीदा बदल के रख दिया कि हिंदू बेवाओं की दूसरी शादी नहीं हो सकती। उन्होंने ये कार खैर इंसानियत के लिए किया था तो उनकी कहीं से भी सरे मुँह भी मुखालफत नहीं हुई। इसके साथ इजाज़त दीजिए, तीसरे हिस्से के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।